जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि आखिर बात ये है कि इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है और इसको अगर हम देखेंगे तो सेकंड पेपर में थर्ड यूनिट से लिया गया है। अब अगर हम एक चीज़ ये समझें कि आखिर जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का नाम क्या है, तो सेकंड पेपर का अगर नाम देखेंगे तो सेकंड पेपर का नाम है कि क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन। ये हमारा पेपर अगर देखा जाए तो सेकंड पेपर का नाम है। इसके अलावा अगर हम थर्ड पेपर के नाम को अगर देखें तो थर्ड पेपर का नाम है समकालीन भारत की शिक्षा, चिंता और मुद्दे। ये जो है ये सेकंड पेपर का नाम है, ये थर्ड पेपर का नाम है। इसको बताने का उद्देश्य यही है कि क्योंकि जब प्रैक्टिकल देंगे आप तो प्रैक्टिकल में कई बार एग्जामिनर होता है ना कि वो जो है तीनों पेपर के नाम ही पूछ लेता है। तो ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं उनको नाम ही नहीं पता होता है कि आखिर तीनों पेपर का नाम क्या है। तो इसलिए हमने दो पेपर का नाम लिख दिए हैं और अगले पेपर को जो है अगली जो है वीडियो में हम उसको भी शामिल करेंगे। अब यहाँ हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान कहते किसे हैं, मतलब हमें क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताना है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हमसे पूछा है कि आखिर क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ आप बता दीजिए, इसकी प्रकृति बता दीजिए, इसका क्षेत्र बता दीजिए। यही इसी चीज़ की विवेचना करने की बात कही गई है। इसके अलावा फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान से आप समझते क्या हैं, इसके प्रकार का वर्णन कर दीजिए। इसके अलावा फिर हम देखेंगे तो फिर हमसे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं पूछ रहा है और फिर क्रियात्मक अनुसंधान की क्या सीमा है और क्या दोष है, ये सारी चीज़ें पूछा है। तो इतने सारे क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है ये वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लंबी होगी, लेकिन इसमें हम पूरा समझेंगे कि आखिर क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या होता है, इसकी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर क्रियात्मक अनुसंधान कहते किसे हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। इसको अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि अनुसंधान क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर अनुसंधान क्या होता है। अगर ये हमारे समझ में आ गया तो क्रियात्मक अनुसंधान आराम से समझ में आएगा। तो अनुसंधान के लिए अगर देखा जाए तो इसको हमने पिछली वीडियो में अनुसंधान के बारे में एक विस्तृत चर्चा की है। अगर इसको आप डिस्क्रिप्शन में अगर इसके लिंक को हेरोगे तो वहाँ पे लिंक नहीं दिया गया है, या इसके अलावा अगर आप यहाँ आई बटन से अगर जो है प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से जो है इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। ये आपको प्लेलिस्ट से ही सीरियल वाइज मिलेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर दें कि आखिर अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान के बारे में अगर आप समझने का प्रयास करिए कि जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के बारे में नया ज्ञान अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो वही अनुसंधान कहलाएगा। किसी भी वस्तु के बारे में नई ज्ञान प्राप्त करना या नई जानकारी देना जो है, यही हमारा जो है अनुसंधान कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। आखिर इस क्रियात्मक के आगे जुड़ने से इस अनुसंधान की परिभाषा कहाँ तक बदल जाती है। तो यहाँ से एक चीज़ समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ एक हमारा एक विद्यालय है, इस बॉक्स के अंदर हमारा एक विद्यालय चलता है, ठीक। यहाँ पे हमारा विद्यालय है, ये पूरा ग्राउंड वगैरह है, यहाँ पे अपने बच्चे खेलते वगैरह हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस ग्राउंड के अंदर, या यूँ कहा जाए इस विद्यालय की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी नियम कानून अगर हमें बनाने होंगे, इसके अंदर जो भी हम रिसर्च करेंगे, जैसे हमने बच्चों के अंदर देखा कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। कोई बच्चा कुछ चीज़ों को गलत कर रहा है या अनुशासन संबंधी कोई समस्या आ रही है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये दीवार थोड़ा सा कटा हुआ है तो यहाँ से बच्चे छुट्टी होने से पहले ही भाग जा रहे हैं, तो ये विद्यालय की समस्या है। तो मतलब इसका ये हुआ कि विद्यालय की ये जो समस्या है कि आखिर यहाँ से जो बच्चे भाग जा रहे हैं, छुट्टी होने से पहले ही भाग जा रहे हैं, या यूँ देखा जाए कि जब अटेंडेंस देना है तब ये अंदर आ रहे हैं और ये नहीं तो बाहर ही घूम रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक विद्यालय की समस्या है और इस विद्यालय की समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आखिर हम इसको किस प्रकार से किया जाए कि आखिर ये जो कमी हो रही है ये कमी ना होने पाए। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि हम इस बाउंड्री को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे जिससे बच्चे भाग ना सकें। तो ये आखिर यहाँ पर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च मतलब ये है कि यहाँ पे हमने रिसर्च किया कि विद्यालय के बारे में, सबसे पहले हमने इस विद्यालय के बारे में रिसर्च किया, अनुसंधान किया कि आखिर इस विद्यालय की कमी क्या है। तब हमें इस कमी को पता चला कि अच्छा यहाँ पे जो है
बाउंड्री खुली हुई है, यहाँ से बच्चे पढ़ने से पहले ही भाग जा रहे हैं, बेल लगी ही नहीं पहले ही भाग चुके हैं, और बेल यहाँ अटेंडेंस हो रही, बच्चे चले आ रहे हैं। तो ये हमने रिसर्च करके देखा कि आखिर इस विद्यालय की समस्या क्या है, और इस समस्या को अब हम दूर करेंगे। दूर कैसे करेंगे? अब पहली बात तो हमें समस्या पता चल गई। अब जब हमें समस्या पता चल गई तो अभी तो हम उसका अनुसंधान निकालेंगे। तो वही होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान की अगर परिभाषा देखना चाहें तो इसकी परिभाषा अगर हम ये लिख सकते हैं कि विद्यालय के अंदर, विद्यालय प्रांगण के अंदर जो भी अनुसंधान किए जाएंगे, जो भी रिसर्च किए जाएंगे, उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। एक चीज़ और समझ लेते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा विद्यालय के अंदर ही होगा। विद्यालय के बाहर कोई भी रिसर्च अगर हो जा रही है तो वो क्रियात्मक अनुसंधान के तहत नहीं आएगा। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है, वह रिसर्च होता है जो विद्यालय के अंदर किया जाता है। अब इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो अनुसंधान की जो हम परिभाषा देख रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान की, तो विद्यालय के अंदर किसी समस्या का सुधार करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। मतलब विद्यालय के अंदर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उसी का अगर हम समस्या का सुधार कर पाए तो यही हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक है एल.बी. रेडमैन और एक है H.A.B. मोरे। तो एक है एल.बी. रेडमैन और एक है A.B.H. मोरे। तो इन्होंने जो है परिभाषा जो दी है, इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु क्रमबद्ध प्रयत्न को अनुसंधान कहा जाता है। मतलब हम नई ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति चाहते हैं वो क्रमबद्ध रूप से अगर मिलता चला जा रहा है तो वही अगर देखेंगे तो अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान की वैसे भी डिफिनीशन तो हम समझ चुके हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी विषय में अगर हम नई ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वही हमारा अनुसंधान कहलाता है, वही हमारा रिसर्च कहलाता है। तो ये जो है देखेंगे तो ये क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ परिभाषा रही है। अब इसके बाद हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है विद्यालय के अंदर, इस करने का उद्देश्य क्या है या इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। अगर देखा जाए तो उद्देश्य और आवश्यकता एक ही होती है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो विद्यालय के संगठन, अगर इसको हम समझें, इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना। इसका मतलब क्या है कि विद्यालय, जब भी कोई विद्यालय होता है तो उसमें कुछ ना कुछ संगठन होते ही होते हैं। कई बार हमें देखने को ये मिलता है कि विद्यालय में कई लोग हैं, कई लोगों का संगठन मिलकर के विद्यालय को चला रहा है। तो जब पैसा विद्यालय में ज़्यादा आने लगा तब उस स्थिति ये हो गई कि कहीं ना कहीं आपस में ही मतभेद होना शुरू हो गया, और इस मतभेद के चलते जो है जितने भी संगठन थे सब एक दूसरे से अलग होना शुरू कर दिए और अपने ही विद्यालय का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिए। वो तुरंत समाज में ये फैलाने लगी कि अरे अब ये विद्यालय नहीं चलेगा, अब हम छोड़ रहे हैं, हमने जो है अब तक हम पैसा दे रहे थे अब नहीं दे रहे हैं, अब तक हम इसके प्रति योगदान दे रहे थे अब नहीं दे रहे हैं, अब ये विद्यालय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो समाज में ऐसी अफवाह फैलाई दी जाती है कि जिससे विद्यालय, अच्छा खासा विद्यालय भी टूट जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो विद्यालय का संगठन होता है, विद्यालय के संगठन को मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, और इसलिए कहा गया कि विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए जिससे कि ऐसी स्थिति ना बनने पाए, और इस परिवर्तन के बाद जिससे जो है विद्यालय में भी सुधार आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए इसके अलावा जो हम सेकंड उद्देश्य अगर हम देखें, ये हमारा फर्स्ट उद्देश्य था, अगर हम सेकंड उद्देश्य देखें या क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता देखें तो इसमें दिया गया है कि विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन करना है। हमें विद्यालय में जो रोजाना समस्या हो रही है उस समस्या का हमें जानकारी लेना है, उसका अध्ययन करना है और उसका समाधान करके उसकी प्रगति में योगदान देना है। जैसे थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर किसी भी विद्यालय में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे अधिकतर विद्यालय में यही देखने को मिलता है कि जैसे अगर प्रेयर के समय अगर आप देखेंगे वहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा है। अब राष्ट्रगान की जो लास्ट 2 लाइन है उसमें बच्चे क्या बोल रहे हैं, उसमें बच्चों को अगर आप देखेंगे तो बस यही कह रहे हैं जय जय हे, जय जय हे। मतलब अगर आप यहाँ राष्ट्रगान की बात किया जाए तो अधिकतर विद्यालय में हमें यही देखने को मिलता है कि वो राष्ट्रगान पूरा गा ही नहीं रहे हैं, लास्ट की 2 लाइन में वो जो है कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। तो यही जो है अगर इसी को देखा जाए तो ये विद्यालय की दैनिक समस्या बन जाती है, रोजाना ऐसी गलती हो रही है विद्यालय में। तो ये विद्यालय की अगर देखा जाए क्रियात्मक अनुसंधान के तहत
इस समस्या को समझ करके इस समस्या का सल्यूशन निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें इससे अगर नहीं निकलता है तो होता क्या है कि जैसे कोई भी अगर गार्जियन है वो अपने बच्चे को छोड़ने आया है और आप यहाँ पे राष्ट्रगान कर रहे हैं और राष्ट्रगान इस तरह से कर रहे हैं कि राष्ट्रगान भी नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए अगर कहा गया है कि जो विद्यालय की दैनिक समस्या है उसका अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद उसका समाधान निकालिए, जिससे क्या होगा कि आप भी क्या होगा प्रगति में योगदान दे पाएंगे, जिससे विद्यालय आगे बढ़ पाएगा। जिससे आप वहाँ पे बताइए, प्रैक्टिस कराइए कि लास्ट में जय 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 हे है। तो ये चीज़ों को जो है अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा अगला जो उद्देश्य है हमारा, अगला उद्देश्य देखें यहाँ पे अगर हम तीसरा नंबर देखें तो विद्यालय के अगर देखा जाए छात्रों को, शिक्षकों को उनके दोष से अवगत करा करके जो है देखा जाए तो उनकी उन्नति को संभव बनाना। लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज़ थोड़ा आराम से समझने का प्रयास करिए। बात क्या है कि अगर विद्यालय में अगर देखा जाए दोष अगर छात्र के अंदर है तो इस छात्र के अंदर जो भी कमी है तो इसको कौन दूर करेगा? शिक्षक दूर करेगा। शिक्षक उससे अवगत कराएगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है बेटा, इसको तुम सुधार करो। तो वहाँ से तो क्रियात्मक सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षक के अंदर कमी दिख रही है तो उस कमी से अवगत कौन कराएगा? तो इसके लिए तो या तो शिक्षक में ही कोई शिक्षक अवगत करा दे या फिर विद्यालय का जो प्रिंसिपल है या जो प्रबंधक है वो इस चीज़ से अवगत कराएगा शिक्षक को, जिससे जो है शिक्षक के अंदर जो कमी है वो कमी दूर हो सके और जो है उसकी उन्नति संभव हो सके। लेकिन इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर शिक्षक को अगर देखा जाए, शिक्षक को अगर हम दोष कौन बता रहा है? प्रिंसिपल बता रहे हैं, या इसके अलावा अगर देखा जाए जो भी विद्यालय के मैनेजर होंगे अगर वो बता रहे हैं, तो इसमें हमेशा इन लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिर शिक्षक को कब उनकी गलतियों से बताया जा रहा है। मतलब ये हुआ हमारा कि कहने का मतलब अगर आप शिक्षक की गलतियों को बता रहे हैं तो इसके लिए उचित स्थान होना चाहिए, उचित समय होना चाहिए। मतलब ये शिक्षक को उसकी गलती से तब आप अवगत करा सकते हैं जब लोग ऑफिस में सब लोग बैठे हों साथ में, वहाँ पर आप बोल सकते हैं। लेकिन इसका कई बार दुष्प्रभाव ये हो जाता है कि जो भी प्रिंसिपल होते हैं या जो प्रबंधक होते हैं कई बार टीचर्स को क्लास में ही बताना शुरू कर देते हैं कि जो है ये तुम्हारे अंदर कमी है, तुम सही नहीं पढ़ा रहे हो, ये तुम्हारे अंदर दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विद्यालय के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। क्योंकि यहाँ से सिर्फ जो है अगर आप टीचर की कमियों को बच्चों के सामने क्लास में बताया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस जो शिक्षक होगा वो उसी विद्यालय के विरोध में आ जाएगा। और अगर किसी भी संस्था में अगर देखा जाए तो उस संस्था के जो लोग हैं अगर वो नाराज़ हो गए तो वो संस्था किसी भी कीमत पर चलना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा हमें इस चीज़ का भी ध्यान में रखना होगा। जब हम विद्यालय प्रबंधन के बारे में देखेंगे या जब हम प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे तो इस चीज़ों को हम बड़ी बारीकी के साथ वहाँ पर देखेंगे। अब इसके अलावा जो हमारा चौथा है, अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थिति में अध्ययन करना, मतलब विद्यालय में जो भी कुछ पढ़ाया जाना है उसकी अगर देखा जाए तो वास्तव में उसके बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में जानना। मतलब जैसे कभी क्या होता है कि आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय के पास पड़ोस में किस प्रकार की घटनाएँ चल रही हैं उससे भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जब भी आप अध्ययन कराएँ तो पाठ्यक्रम के अनुसार कराएँ। ऐसा नहीं कि आप बस छोटे बच्चे हैं तो उनको जोड़ घटाव दे रहे हैं, फिर जोड़ घटाव दे रहे हैं, फिर जोड़ घटाव, मतलब पाठ्यक्रम से आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी आप पढ़ाएं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमें पढ़ाना है। हमें ना तो ज़्यादा पढ़ाना है ना तो कम। ऐसा नहीं कि अगर किसी को जो है ऐड करना आ गया तो हम तुरंत आगे बढ़ जाएं, नहीं, हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें उसके पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलना है। इसके अलावा अगर देखा जाए जो प्रधानाचार्य हैं या जो प्रबंधक हैं या निरीक्षक या अध्यापक हैं, इनको हमेशा जो है इनके कर्तव्यों से अवगत कराते रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं विद्यालय संगठन की जो होती है वो संगठन की जिम्मेदारी भी होती है, तथा ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये इनकी स्वयं का कर्तव्य भी होता है कि ये जो है प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापक ये अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, ये इनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो ये रहा क्रियात्मक अनुसंधान की हमने आवश्यकता को समझा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है या इसके उद्देश्य क्या हैं। अब हम जो है क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं उसको अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।